हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1.10 तक। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, H2O का, CO2 का और CH4 का। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है निकालने के लिए H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड का और CH4 का। तो कैसे निकालोगे? देखो एक एक करके सभी सवाल को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट है H2O। तो H2O का जब मास निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो 2 × 1 + 16 ले लेंगे। ठीक है, और ये यूनिफाइड यूनिट में आप दोगे। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम लोग यूनिफाइड यूनिट में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मान लो आप चाहो कि ये जो आपका H2O है इसका आप निकालना चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू देके, तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1.0079 होता है। वहीं ऑक्सीजन का अगर देखोगे तो 16.00 मिलेंगे, कार्बन का देखोगे ठीक है तो 12.01 मिलेंगे, क्योंकि अगला जो है CO2 है, सेकेंड जो है बच्चों CO2। तो हमने यहाँ पे राउंड फिगर वाला वैल्यू लिया है। ओके, तो कार्बन का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो कार्बन का क्या ले लेना 12, और ऑक्सीजन का 2 × 16, 16 दूना 32, 32 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 44 यूनिफाइड यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 यूनिफाइड यूनिट। तीसरा जो है बच्चों CH4 का है, तो मॉलिक्यूलर मास है तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 4 × 1 होगा ना हाइड्रोजन, तो ये 16 यूनिफाइड यूनिट है। ठीक, आप चाहो तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी लेके निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर है ना? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट, ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। बच्चों सोडियम सल्फेट में प्रत्येक एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लो सोडियम सल्फेट का, तब जाके हम लोग इंडिविजुअल एटम का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, तो मोलर मास ऑफ Na2SO4, तो कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ Na2SO4, तो 2 × 23 लेंगे, 2 × 23 प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा और 4 × ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो ये 46 प्लस 32 प्लस 64, 16 चक्का 64। तो ये हो गया आपका 4 2 6, 6 6 12 के 2, 6 3 9, 4 13 1 14, 142 हो जाएगा। क्लियर है ना? मोलर मास आप ग्राम में प्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो देखो डिफरेंट एलिमेंट में कौन कौन है, यहाँ पे सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे मास परसेंट ऑफ निकालेंगे सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का मास निकालोगे तो कितने सोडियम यहाँ पर है, तो 2 सोडियम है, तो क्या करना 2 × 23 डिवाइडेड बाय 142 कर देना। ठीक, और चूंकि मास परसेंटेज है तो 100 से क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सेकेंड अगर हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो इसमें देखो Na2SO4 में एक सल्फर है, तो एक सल्फर है तो इसका मास हो जाएगा 32 बाय 142 इंटू क्या चीज 100। अब फिर हमें मास परसेंटेज ऑफ निकालना है ऑक्सीजन का, किसका निकालना है ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होगा तो 16/142 इंटू 100। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप इसको बारी बारी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करूंगा, समय का बचत होगा इसलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप 4600 डिवाइडेड बाय कितना ले लो, 46 पे 00 आ गया डिवाइडेड बाय 142, तो यहाँ पे 32.39 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 32.39%। आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है ना? फिर 3200 में अगर हम डिवाइड करते हैं 142 से तो ये आ रहा है 22.53%। और यदि 16 चक्का 64, 6400 में डिवाइड करते हैं 142 से तो ये आ रहा है 55.07, तो 55%। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो देखो थर्ड सवाल क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन 1.3। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। हमें इंपेरिकल फार्मूला निकालना है जिसमें दिया है आयरन का परसेंटेज 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, डाइऑक्सीजन की परसेंटेज 30.1%। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। किस चीज का स्टेप्स पता होना चाहिए? इंपेरिकल फार्मूला निकालने का। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, 1.3 दैट इज 3। तो देखो बच्चों सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपके को जो एलिमेंट दिया है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिखते हैं। इसके बाद उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है, क्या लिखते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, उसको लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसका निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बाद इसकी एटॉमिक मास को पहले ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें से एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक मास से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिलेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स जब मिल जाएगा तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे फिर हम लोग क्या करेंगे? सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सबको डिवाइड करेंगे तो सिंपल रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर दशमलव वगैरह में आए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। ये तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जाके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तब जाके हम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या किया जाएगा। एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर? तो एलिमेंट्स जो दिया है आपके पास, एलिमेंट दे दिया है आयरन एंड ऑक्सीजन दे दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स ले लेंगे। आयरन ले लेंगे Fe, ठीक है ना। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। ऑक्सीजन का O। आयरन का जो परसेंटेज दिया है, आयरन की परसेंटेज 69.9% है और ये दिया है 30.1%। क्लियर है ना बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि ये जो आयरन है, ठीक है, आयरन का जो मास होता है वो 55.85 होता है। कितना होता है? 55.85, 56 भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 16। तो आपको करना क्या है? इसमें डिवाइड करना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में। परसेंटेज कंपोजिशन में 55.85 से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। तो ये 69.9 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 55.85। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 30.1 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। क्लियर है ना। तो देखो अब इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो इसको डिवाइड करेंगे तो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 अगर करते हैं तो 1.25 आ रहा है, ठीक है। और 30.1 में डिवाइड करते हैं 16 से तो ये 1.88 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.88। अब आपको करना क्या है कि इसमें जो सबसे छोटा है उससे सब में डिवाइड करेंगे। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये तो देखो 1 हो जाएगा। और ये देखो 1.88 में 1.25 से डिवाइड करेंगे। 1.88 में 1.25 से जब डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो आयरन 2 होगा तो Fe2 ले लेना और O3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Fe2O3 आंसर होगा। ओके चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। 4 देखो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। और तीसरा बोल रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन लिख लेंगे, कार्बन का बर्निंग प्रोसेस। तो देखो कार्बन बर्न करके क्या बनाएगा, चलो मैं इधर बुक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ पे 4 में बोला कि कार्बन का पहले बर्निंग करो। बच्चों कार्बन बर्निंग होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और CO2 बनाएगा, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में। कार्बन किस फॉर्म में होता है?
सॉलिड, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस, और CO2 बनेगा गैसेस फॉर्म में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 मोल जो है कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बना रहा है। क्लियर है ना। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बना रहा है। ठीक है ना। क्या मैंने बोला, 12 ग्राम जो है कार्बन 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करके 44 ग्राम क्या बना रहा है, 44 ग्राम CO2। अब देखो पहला सवाल इसमें बोल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है एयर में बर्न होके कितना ग्राम बनाएगा, तो 44 ग्राम बनाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा आंसर कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न कंप्लीटली, CO2 प्रोड्यूस कितना, 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स, ठीक है ना, 44 ग्राम CO2 आफ्टर बर्निंग। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो 1 मोल कार्बन को आपको कितना डाइऑक्सीजन से बनाना है, तो मात्र 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से ही अगर बर्न करोगे तो हमें पता है कि 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए और 12 ग्राम को आप 16 ग्राम दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे CO2 पूरा नहीं बन पाएगा क्योंकि O2 क्या हो जाएगा, पहले कंप्लीट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका ठीक हाफ बनाएगा। तो कितना बनाएगा, 22 ग्राम बनाएगा। कितना बनाएगा, 22 ग्राम। क्लियर है ना। क्यों, देखो 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए और आपने 12 ग्राम को कितना दिया, 16 ग्राम दिया। ठीक, तो 12 ग्राम 32 ग्राम से 44 बनाएगा, लेकिन 12 ग्राम 16 ग्राम से क्या करेगा, जस्ट इसका हाफ बना देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग कितना आंसर बता देंगे, 22 ग्राम बता देंगे। क्लियर है ना, लिख सकते हो ना। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को क्या किया, कम लिया। रिएक्शन में पहले क्या हो गया, ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। तो हियर ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। ये कौन सा ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट। पढ़े हो ना, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में पहले क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसी में थर्ड सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि 2 मोल ऑफ कार्बन एट बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो मैंने पहले बता दिया कि आप 1 मोल कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। अब हम कार्बन कितना भी बढ़ा दे, देखो ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब जो है ये हम लोग मान लो 3, 4, 5 कितना भी मोल कार्बन ले ले, ठीक है ना। 1 मोल कार्बन जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो 22 ही ग्राम क्या बनाएगा, CO2। और 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर 2 मोल कार्बन लेने के बावजूद भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 22 ही ग्राम आएगा। ठीक, क्योंकि बोल रहा है कि 2 मोल कार्बन जो है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो 2 मोल तो रिएक्ट करेगा नहीं। यहाँ पे 1 मोल जो है CO2 रिएक्ट करेगा कितना से, 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा 16 ग्राम से, तो 22 ग्राम ही बनाएगा। तो थर्ड का भी आंसर कितना हो जाएगा, 22 ग्राम ही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चलो मैं बुक को फिर सामने में रखता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COONA, ठीक है ना, CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया है 82.0245 ग्राम पर मोल। तो आपसे मास ऑफ क्या पूछ रहा है, सोडियम एसीटेट पूछ रहा है। क्लियर है ना, क्या पूछ रहा है। और यहाँ पे दे दिया है मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब बच्चों मोलरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोलरिटी। तो आप कुछ मत करो, सीधी फार्मूला लगा दो मोलरिटी का। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उससे आपको मास ऑफ सोडियम एसिडेट मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होगा गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया नहीं है तो वही आपका रिक्वायर्ड मास कहलाएगा। तो चलो समझते हैं 1.5 का सॉल्यूशन। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे मोलरिटी बराबर। तो मोलरिटी बराबर फार्मूला क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं फार्मूला को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड यहाँ पे आपका सोडियम एसीटेट जो है वो ले लेंगे, नहीं बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैची में लेना, इन लीटर में लेना, कैची में लेना, इन लीटर। ओके,
तो देखो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास की जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मास या मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, यही निकालना है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है बताओ, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। दिया है, देखो कितना दिया हुआ है, 82 पॉइंट, मोलर मास दिया है 82.0245 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये वाला मास दिया है 82.0245 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का तो ये कहानी हो गया। बट्टा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 500 ml है, तो 500 ml को आप क्या चीज में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और मोलिलिटी कितना दिया है, तो मोलिलिटी आपका दिया है कितना, तो 0. कितना दिया हुआ था, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 0.375, तो मोलिलिटी दिया है 0.375, तो बस कुछ मत करो, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 0.375 और कैलकुलेट कर देंगे अब हम लोग। तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 0.375 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। मोलर मास कितना है 82.0245 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और 500 तो नीचे ही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो 500 दूना काट देना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0.375 इंटू 82.0245 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या चीज, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है तो ओके। तो देखो कैसे करेंगे, 0.375 मल्टीप्लाई 82.0245, ठीक है। तो ये आ रहा है 30 पॉइंट आ रहा है बच्चों, 30.75 डिवाइडेड बाय 2 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट का आपको मास फाइंड करना था। अब आप इसमें डिवाइड कर दो, 30.75 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, तो 15.375 आ जाएगा, 15.375। ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कर रहा है बच्चों, कैलकुलेट, ध्यान देंगे 6 नंबर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन सैंपल which has the density 1.41 gram per milliliter and mass percent of nitric acid in it being 69%। तो देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बोल रहा है इन मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, मोलिलिटी पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, मोलिलिटी। मोल्स पर लीटर होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जब हम निकालते हैं तो वहां पे जो कंसंट्रेशन टर्म क्या कहलाया था, मोलिलिटी कहलाया था। क्या कहलाया था, मोलिलिटी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है मोलिलिटी निकालने के लिए, डेंसिटी दे दिया है, ठीक है ना, और मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड दे दिया है 69%। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे इस दोनों की मदद से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। वॉल्यूम निकाल के फिर मोलिलिटी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो समझिए इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, 69% जो मास परसेंटेज दिया है इसका क्या मतलब हो गया, 69% मास परसेंट जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जो ये है कि 69 ग्राम HNO3 जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिला हुआ है। 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम। तो मास ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का जो मास यहाँ पर हो गया, इसका मतलब मास ऑफ HNO3 69 ग्राम है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब हम लोग अगर निकालना हो एंड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास इंटू डेंसिटी करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन जो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करोगे, देखो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन, उल्टा मैंने लिख दिया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास, उल्टा लिख दिया, ओहो वेरी वेरी सॉरी। मास बराबर ना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, बताओ, नहीं पता है, 100 ग्राम है, क्योंकि 69% मास परसेंटेज है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है। डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी दिया है 1.41 दिया है, कितना दिया है, डेंसिटी 1.41। अब 100 अपॉन 1.41, ठीक है, 100 अपॉन 1.41, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब आप निकाल लो सीधे सीधी मोलरिटी। तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये तो मास आप ले लिया HNO3 का 69, मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का हो जाता है 14 और ऑक्सीजन हो गया 3 इंटू 16, तो 1 प्लस 14 15 हो गया, 16 तिया 48, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना 63, तो 69/63 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकल गया, HNO3, ठीक, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 100 बटा 1.41। अब 1.41 जो दिया हुआ था वो क्या चीज में दिया था, ग्राम पर मिलीलीटर, क्या चीज में दिया था, ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, ग्राम पर मिलीलीटर है तो इसको 1000 से हम लोग यहाँ पर क्या कर दे बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये मिलीलीटर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में, तो ये नीचे में 1000 हो जाएगा। ओके, पर मिलीलीटर है, ठीक है ना, इसीलिए 1000 यहाँ पे लिखे हैं। तो ये कितना होगा बताओ, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 69 अपॉन 63 डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो 1.41 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कितना 100, तो ये देखो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट में कैलकुलेट कर दूँ, 69 मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 1.41 से, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो गया बच्चों 97.29। प्लीज आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बस प्रश्न समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने से करना, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय जो है बच्चों 63, तो ये हो जाएगा 1.544 हो जाएगा, 1. अच्छा एक 10 भी है ना यहाँ पर, तो 10 से गुना कर देंगे बाद में, 1.544 इंटू क्या हो जाएगा 10, देखो ये वाला 10 बचा हुआ है अभी, ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 15.44 आ जाएगा, ये कैपिटल है, ठीक है। तो प्लीज आप कैलकुलेटर मत यूज करो, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने यूज कर रहा हूँ, कारण समय बचेगा, क्योंकि जोड़ घटाव गुना में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन का लेक्चर जो है, ठीक है ना, बनना चाहिए आधा घंटा में, बन गया 1.5 घंटे का, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों 7 में क्या कह रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। बोल रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से आप कितना कॉपर को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है 7 है ना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, मोलर मास निकाल लो कॉपर सल्फेट का, तो मोलर मास ऑफ CuSO4, तो CuSO4 निकालने का मोलर मास कितना है, तो 63 कॉपर का हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 16 हो जाएगा, तो 63 32 16 चका
64, ठीक है, सबको जोड़ दो। अच्छा 63 कॉपर है ना, कॉपर 63.5 होता है, ठीक है, इसको राउंड में भी नहीं कर सकते हैं, 63.5 लेते हैं। तो हम 63.5 32 और 64 को ऐड करेंगे तो 0.5 4 2 6 3 9 हो गया, 6 3 9 9 6 15 हो गया, तो 159.6 ग्राम होता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखो 100 ग्राम में जो है कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर को निकाल सकते हैं, तो इतना ग्राम जो कॉपर सल्फेट में कितने कॉपर है, तो एक कॉपर है, तो एक कॉपर है बोले तो 63.5 ग्राम है, तो इसलिए एक में, इसलिए 100 में निकाल देना। समझ में आया ना, तो क्या लिखोगे 159.6 ग्राम CuSO4 माने कंटेंस कितना 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इसलिए कितने के लिए निकाल लेना 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो 63.5 बट्टा 159.6 ग्राम कॉपर, इसलिए कितने के लिए निकालोगे, तो इसलिए 100 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63.5 अपॉन 159.6 इंटू 100। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63.5 को गुना 100, गुना 100 तो हम लोग यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, चलो गुना 100 किए तो एगो जीरो बैठा देंगे, तो 6350 भागा 159.6 बराबर 39 पॉइंट जो है 78 आ रहा है, ठीक ना। तो इतना ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा कॉपर। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डिटरमाइन, दिख रहा है ना, देखो डिटरमाइन द, आप ये एनसीईआरटी बुक खोल के बैठिएगा, हो सकता है टेक्स्ट काफी छोटा है देखने में प्रॉब्लम हो तो। देखो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच मास परसेंट दिया है, ये तो सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ठीक लग रहा है कुछ गड़बड़ी, क्योंकि हमसे डायरेक्ट बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने और सिर्फ मास परसेंटेज दिया है। तो बच्चों मास परसेंटेज जब दिया रहता है केवल, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पे मोलर मास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कुछ दिया होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया होना चाहिए जो कि नहीं दिया है, ठीक है। तो एक मिनट, इस क्वेश्चंस में हो सकता है क्वेश्चन को बाद में एनसीईआरटी रिवाइज किया होगा, तो चलो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। ऐसे मेरे पास मोबाइल में मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन ये करेक्ट है कि नहीं। मोबाइल मेरे पास इसका सॉफ्ट कॉपी है एनसीईआरटी का। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, जल्दी से खुल जाए एक्सरसाइज 1 सम बेसिक कंसेप्ट। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को सुधार लो, सो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन दिया है 69.9 और 30.1, यहाँ तक सही है। इसके बाद एक लाइन छूट गया है, ये जो मोलर मास ऑफ ऑक्साइड जो है ना, ये जो आप मॉलिक्यूल्स निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मोलर मास दिया है 159.89, ठीक है, पर मोल, ठीक है। तो चलो इसका ये यहाँ पे ये वैल्यू छूटा हुआ था, अब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। 159.89 दिया है मोलर मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों को क्या किया सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप सुधार लोगे या फिर आपकी बुक में हो सकता है सही क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, क्योंकि नीचे में एक लाइन छूट गया है इस क्वेश्चन में, गिवन दैट मोलर मास ऑफ ऑक्साइड जो है 159.89 ग्राम पर मोल है। तो चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कह रहा है सबसे पहले एलिमेंट लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला ही पहले निकालना पड़ेगा, एलिमेंट, इसके बाद इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है मास,
ये लिख देना, ठीक है ना, पहला एलिमेंट लिख देना, दूसरा परसेंटेज मास, तीसरा क्या लिख देना बच्चों, एटॉमिक मास। इसके बाद निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपल रेशियो निकालना, सिंपल रेशियो के बाद जरूरत हो तो सिंपलेस्ट होल नंबर। किसका रेशियो, तो मोल्स का, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो देखो इसमें एलिमेंट दो ठो दिया हुआ, एक आयरन दिया है और दूसरा क्या दिया है, ऑक्सीजन। आयरन का जो परसेंटेज मास दिया है 69.9 दिया है, और ऑक्सीजन का जो दिया है बच्चों 30.1 दिया है। एटॉमिक मास आपको पता है आयरन का 55.85 या 56 लिख सकते हो, और इसकी जो हो गई 16 हो गई। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो जो परसेंटेज दिया उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करते, तो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85, और ये हो जाएगा 30.1/6। लगता है ये क्वेश्चन बनाया हुआ था क्या पहले, ठीक ना, इसी तरह का ना डेटा आया था डिवाइड करके, मुझे लग रहा है ये डेटा, हाँ बिल्कुल, ये इसमें भी तो आयरन ऑक्सीजन ही लिया गया था ना। देखो ना ये वाला फार्मूला देख रहे हो ना, सेम है ना, 1.25 1.88 आया है। चलो डायरेक्ट इसको तो लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया था, 1.25 आया था, और ये आ गया था 1.88। फिर हमने 1.25 में 1.25 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, 1.88 में 1.25 से डिवाइड किया था तो 1.5 के आसपास आया था, 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 2 हो गया था, ये 3 हो गया था। तो इम्पेरिकल फार्मूला आपने बना लिया था। इम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया था, इम्पेरिकल फार्मूला, तो Fe2O3 बना था। क्या बना था, Fe2O3। अब देखो, अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n चाहिए, ठीक है। तो बच्चों n बराबर जो होगा मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ होगा, और जो दिया था अभी जो छोटा हुआ था क्वेश्चन मैंने लिखाया भी आपको यहाँ पे, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास दिया था 159.89, और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको निकालना पड़ेगा किसका, Fe2O3 का। कैसे निकालोगे, 2 इंटू आयरन का 55.85 लेंगे, और ये हो जाएगा 3 इंटू 16 हो जाएगा, तो 159.89 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो देखो 55.85 गुना 2, तो ये हो जाएगा 111.7 प्लस 16 48, तो 159.89 डिवाइडेड बाय 111.7 प्लस कर दो 48, तो ये हो जाएगा 159.7। तो आई थिंक ये करीब करीब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ठीक है, करीब करीब 1 आएगा कि नहीं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या हो जाएगा, 1 से गुना करना है तो वही सेम रह जाएगा जो एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये भी हो जाएगा Fe2O3 ही रह जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 ही रहेगा ना, आई मीन इतना ही रहेगा ना। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, आज हम लोग 10 तक करेंगे। ढेर सारे सवाल है इसमें, 36 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इन द 10 करें, 9 पहले आएंगे ना। कैलकुलेट, ध्यान देंगे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना है, और यहाँ पे क्लोरीन का दिया है नेचुरल अबंडेंस का परसेंटेज दिया है 75.77, और मोलर मास इतना दे दिया है 37 का दिया है। क्लोरीन का आइसोटोप यहाँ पे है, इसका नेचुरल अबंडेंस दिया है 24.23, और इसकी मोलर मास दे दिया 36.9659 दे दिया है। तो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है, देखो कैसे निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप होता है, देयर करस्पॉन्डिंग मास नंबर होता है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। डायरेक्ट मैंने फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। एवरेज एटॉमिक मास एक तरह का मीन वैल्यू टाइप का है ना, तो मीन मैं लिख रहा हूँ, ए का जो मीन हो गया समेशन ऑफ FI/AI हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। क्या ले लेंगे, समेशन ऑफ FI और AI। तो क्या हो जाएगा, F क्या फ्रैक्शनल अबंडेंस है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल अबंडेंस, और ये उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया ना। तो देखो यहाँ पे 2 ठो है फ्रैक्शनल अबंडेंस,
F1A1 प्लस F2A2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना आ जाए, तो क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप है, तो 2 ही का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो देखो फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ क्लोरीन जो दे दिया है वो दिया है किसका, पहला में दिया है 0.7577 और इसका जो मास लिया गया है परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज कितना दिया है, इसका परसेंटेज दिया है 34 पॉइंट, मोलर मास, अच्छा मोलर मास ले रहे हैं ना, 34 पॉइंट, एज हो गया मोलर मास हो गया, तो 34.96, 34 पॉइंट कितना ले लो 9689, प्लस करना पड़ेगा आपको F2 का कितना दिया है, नेचुरल एबंडेंस 24 दिया है ना, यहाँ पे आपका 0.77 परसेंटेज में ले रहे हो ना, 75 था तो 100 से भाग दिया तो 0.75 हो गया, तो 24.23 को परसेंटेज 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2423 हो जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिए हैं परसेंट, पूरा फ्रैक्शन वैल्यू ले लिए हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर है। नहीं तो फिर आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता, तो ये हो जाएगा 0.2423 इंटू कितना, A2 दिया है 36.9659, बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर दिया है नहीं। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन किया है तो करना तो पड़ेगा। पॉइंट देखो ये 75.77 परसेंटेज दिया था, उसको हमने फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा है, ठीक है ना। अगर नहीं फ्रैक्शनल लिखते तो 100 से डिवाइड करना पड़ता, बात वही पड़ता। 77 गुना 34.9689, तो ये हो जाएगा बच्चों 26.49, 2 डिजिट तक लिया जाए, और ये प्लस हो गया 0.2423 मल्टीप्लाई 36.9659, तो ये 8.95 हो गया, ठीक ना। 2 डिजिट तक ही मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक, उसी के आसपास आएगा आंसर, इतना प्लस 8.95 इज इक्वल टू 35.44 के आसपास आएगा, इसी के आसपास आंसर होगा, चेक कर लोगे, क्लियर है ना। शायद बुक के पीछे में इसका आंसर दिया होगा। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो बच्चों, आपने क्लास 9 स्टैंडर्ड में सबसे पहले पढ़ा होगा। जो परसेंटेज दिया रहता है उसको हम उसका मोलर मास से गुना करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल हम लोग परसेंटेज ले लेते हैं, 100 में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 मैंने यहाँ पे ना लेके हमने इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिया, ठीक है ना। फ्रैक्शनल ले लिया कहने मतलब 100 से पहले ही मैंने डिवाइड कर दिया, टेंशन खत्म हो गया, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है बच्चों, 10 में कह रहा है कि इन थ्री मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन का मतलब क्या हो गया कि, और इसमें बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन देख लिए ना। चलो इसका आंसर को समझते हैं। देखो इथेन हो गया फार्मूला क्या चीज, C2H6 एल्केन का सेकेंड मेंबर है, ओके। तो 1 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन है, तो 2 है। 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, कितने मोल्स ऑफ कार्बन, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ इथेन में कितने हो जाएंगे बताओ, इसलिए 3 मोल, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि 3 मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने में, 3 मोल्स में पूछ रहा था। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो ये तो पहला का आंसर आपको मिल गया कि 1 मोल ऑफ इथेन में कितने हो गए, 2 मोल कार्बन, तो 3 मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर से देखो 1 मोल्स ऑफ C2H6 में कितने होंगे, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, देखो 6 मोल है ना हाइड्रोजन, इसलिए 3 मोल्स ऑफ C2H6 में बताओ कितने होंगे, तो 3 इंटू 6 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है।
और तीसरा सवाल बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालना है। तो 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स का संख्या होता है ना बच्चों, वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो क्या लिखोगे, 1 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। इसलिए कितने मोल्स में पूछ रहा है, 3 मोल्स में, इसलिए 3 मोल्स में निकाल लोगे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो 6.022 × 10⁻23 × 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0, 3 छक 18 इंटू 10 पे पावर कितना 23। इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।